आज हम आपके साथ एक और दिल को दहला देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं रावत फैमिली केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहीं काकोरी थाना क्षेत्र में मोहान रोड पर एक गांव पड़ता है, इब्राहिमगंज। यह इलाका शहर के थोड़ा बाहरी इलाके में है। यहाँ पर अधिकतम लोग खेतीबाड़ी के काम से जुड़े हुए हैं। इसी गांव में ही यह मकान है रावत परिवार का। इस मकान के निर्माण को भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, हाल के कुछ साल में बना है। तो घर के मुखिया हैं दीर्घज रावत, जो करीब 70 साल के हैं। इनकी पत्नी का नाम है शांति देवी। ये 68 साल की है। इनके 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। भाई बहनों में सुनीता रावत सबसे बड़ी थी। इनकी शादी हो चुकी है और यह ससुराल में रहती हैं। दूसरे नंबर पर हैं मुन्नू लाल। ये मानसिक रूप से ठीक नहीं। सबसे छोटे बेटे हैं मनोज रावत, 28 साल के। इनकी भी शादी हो चुकी है। पत्नी का नाम है शालिनी रावत, जो 26 साल की है। मनोज और शालिनी का 3 साल का एक बेटा भी है। यह परिवार भी गांव के नॉर्मल परिवारों में से एक था। घर के मुखिया दीर्घ जी सब्जी बेचने का काम करते थे। सबसे छोटे बेटे मनोज खेतीबाड़ी देखा करते। वहां का काम पूरा होने के बाद यह भी पिता के साथ सब्जी बेचते। देखा जाए तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब 2 ही लोगों पर थी। एक तो मनोज और दूसरी इनकी पत्नी शालिनी, क्योंकि माता पिता तो काफी बूढ़े हो चुके हैं। बड़े भाई मुन्नू लाल तो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। पक्का मकान बना लिया। खेती बाड़ी और सब्जी बेचने का काम भी अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर स्टेबल फैमिली थी। 5 अप्रैल 2026 रविवार का दिन है। घर पर पूरा परिवार मौजूद था। रात के करीब 8 बजे के आसपास भोजन करके सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। इसी दौरान किचन में काम कर रही शालिनी अपनी सासू मां शांति देवी की आवाज सुनती है। अब यह उनको कमरे में देखने के लिए गई। आखिर क्या बात है? शांति जी के पेट में दर्द शुरू होने लगा था। तुरंत बहू जाकर पति मनोज को बताती हैं। वह भी मां को देखने आए। शांति देवी ने अब वोमिट करना भी शुरू कर दिया। मनोज घबरा जाते हैं और फौरन भागकर एक क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर गए। वहां से दवा लेकर आए। अभी तक उतना कुछ सीरियस नहीं लग रहा था, जब तक बेटे दवाई लेकर आए। पता चला कि मां को वोमिट के साथ साथ दस्त भी शुरू हो गए, यानी बार बार टॉयलेट जाने लगी। जो दवा बेटे ने लाई मां को खिलाया गया। इसके बावजूद भी कोई आराम नहीं हुआ। तबीयत और भी खराब होती गई। अब मनोज जी वापस भागकर उस क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर गए। इस बार दस्त की दवा लेकर आए। मां को खिलाया गया। थोड़ा इंतजार भी करते हैं कि जल्दी ही दवा अपना असर दिखाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माता जी की उल्टी और दस्त फिर भी नहीं रुकी। अब परिवार में थोड़ा टेंशन बढ़ने लगता है। मां को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे ले जाएं? अब वह चलने फिरने की हालत में भी नहीं। कमजोरी भी होने लगी। पेट काफी दर्द कर रहा था। मनोज ने मां से पूछा भी कि किस तरह का दर्द हो रहा है। शांति देवी जी पेट में जलन बता रही थी। अब रात का टाइम है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई गाड़ी भी चाहिए। मनोज जी की बड़ी बहन सुनीता जी का ससुराल उन्नाव जिले के सोहरामू के पास ज्ञानपुर नामक इलाके में था। घर से वहां तक की दूरी करीब 31 से 32 किलोमीटर होगी। पत्नी शालिनी सुझाव देती हैं कि उनके पास कार है, वहीं मंगा लेते हैं। मनोज ने तुरंत अपनी बहन को कॉल करके इसकी सूचना दी कि मां की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। सुनीता ने कहा कि उन्हें यहीं पर लेकर आ जाओ, वो गाड़ी भेज रही हैं। सुनीता जी के एक बेटे हैं करण, 22 से 23 साल के। वही कार लेकर नानी के घर पहुंचे। नानी और मामा को लेकर उसी समय उन्नाव के लिए निकल गए। जैसा कि बहन सुनीता ने भाई को बताया कि जनाबगंज में एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहीं पर लेकर आ जाओ। वहां पर बहन पहले से ही इन लोगों का इंतजार कर रही थी। एडमिट करने की तैयारी हो चुकी थी। हालांकि यह कोई हाई फाई हॉस्पिटल नहीं था, छोटा मोटा क्लिनिक टाइप का था। रात के 10:30 से 11 बजे के आसपास तक हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। ग्लूकोज की बोतल लगाई। जैसा कि मनोज जी ने मीडिया को बताया कि वहां डॉक्टर ने 4-5 इंजेक्शन लगाए। धीरे धीरे अब जाकर मामला थोड़ा कंट्रोल में आता है। मां शांति देवी ने भी कहा कि अब पेट में जलन थोड़ा कम हो रहा है, दर्द कम हो रहा है, उल्टी और दस्त भी उसके बाद बंद हो गए। अब जाकर लोग थोड़ा चैन की सांस लेते हैं। क्योंकि रात हो रही थी, इसलिए बाकी लोग अपने अपने घर पर चले गए। लेकिन भाई मनोज और बहन सुनीता हॉस्पिटल में ही रहते हैं। डॉक्टर ने मनोज से पूछा भी कि घर पर क्या हुआ था, क्या खा लिया था जो ऐसी दशा हो गई। खैर जो भी हो, अब शांति देवी हॉस्पिटल में आराम से सो जाती हैं। उनके सोने के बाद भाई बहन भी वहीं पर आराम करने लगे। अब भोर के 2 बजे का टाइम हुआ। डॉक्टर वापस शांति देवी को चेक करने आए।
इस बार उनका चेहरा थोड़ा अजीब ढंग से लगने लगा। उनकी सांसें भी नहीं चल रही थीं। यह देखकर डॉक्टर मनोज को जगाते हैं। वह भी मां को देखकर हैरान हुए। डॉक्टर ने कहा कि फौरन इनको यहां से ले चलना होगा, वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी से गाड़ी मंगाओ। पर अभी भोर के 2 बजे बज रहे थे। इस समय कौन आएगा? सभी घर पर सो रहे होंगे। पास में ही दरोगा खेड़ा करके एक जगह है। जैसे तैसे मां को वहां के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उस टाइम अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। अस्पताल में ही काम करने वाली एक महिला कर्मचारी देखने के लिए आई। उन्होंने सुझाव दिया कि इनको लारी लेकर जाइए। यह लखनऊ के केजीएमयू के पास है। यह जगह जुनाबगंज से करीब 26 से 27 किलोमीटर दूर था। 1 घंटे आराम से लग जाएंगे, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं। जुनाबगंज में ही एक प्रसाद हॉस्पिटल है, अब वहां लेकर जाते हैं। प्रसाद हॉस्पिटल में शांति देवी को चेक करते ही डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब यह नहीं रही। इसके बाद भोर के 4 बजे तक उन्हें वापस घर ले आते हैं इब्राहिमगंज, क्योंकि मनोज जी शुरू से ही, यानी जब से तबीयत खराब हुई तब से उनके साथ भागा दौड़ी कर रहे हैं। ऊपर से मां की उम्र को भी देखकर लगा कि शायद यही किस्मत में लिखा होगा। इसमें किसी को भी शंका नहीं लगती है, संदेह नहीं हुआ। रिश्तेदार इत्यादि इकट्ठा हुए। इसी 6 अप्रैल की शाम तक उन्हें घर के पास ही एक खेत में दफन कर दिया गया। कई लोग दाह संस्कार करते हैं तो कई लोग दफनाते भी हैं। उनकी उम्र को देखकर और जिस प्रकार से तबीयत खराब हुई, सभी लोग संतोष कर लेते हैं कि यही होना था। मनोज जी केवल 11वीं तक पढ़े हैं। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगे। इनकी जो पत्नी है शालिनी, वह 10वीं तक पढ़ी है। शालिनी का मायका बंथरा लालखेड़ा में है। मनोज और शालिनी की शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। 3 साल का एक बेटा है। 5 अप्रैल की रात को शांति देवी की तबीयत खराब हुई थी और फिर 6 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार हो गया। इस केस को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा परिवार और समाज के लोग घर में बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब इनमें क्या बात हो रही थी, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताते हैं। रिश्तेदार इत्यादि तो घर में इकट्ठा थे ही। 7 अप्रैल की रात को घर में कुछ बातचीत होने लगी। शांति देवी को पहले कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई थी। हालांकि छोटी मोटी चीजें हुई, लेकिन इतनी तबीयत पहले कभी नहीं खराब हुई। ऊपर से किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं थी। गैस की प्रॉब्लम नहीं। बुढ़ापे में भी बिल्कुल हेल्दी थी। फिर भी अचानक ऐसा क्या हो गया? मनोज भी रिश्तेदारों की बातें सुनकर थोड़ा सोचते हैं। घटना वाले दिन यानी 5 अप्रैल का दिन भी बिल्कुल नॉर्मल था। अचानक रात में वह सब कैसे हो गया? जुनाबगंज के हॉस्पिटल जब ले गए और डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने बोला कि कुछ गलत चीज खाने की वजह से ऐसा हो सकता है, और वैसे भी डिनर करने के कुछ देर के बाद ही तबीयत खराब हुई थी। उसी दौरान की बातें मनोज के दिमाग में घूमने लगी। 5 अप्रैल की रात को भी हमेशा की तरह 2 रोटियां और सब्जी मां को परोसी गई थी। तब बाकी लोग भी भोजन कर रहे थे। उस दौरान मां ने बेटे से कहा कि रोटी का टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है, कड़वा स्वाद लग रहा है। लेकिन बाकी सबको तो नॉर्मल लग रहा था। जैसे तैसे मां 1.5 रोटी खाती हैं और बाकी आधी रोटी छोड़ दिया। उसके बाद आराम करने चली गई। मां ने कहा कि रोटी कड़वी लग रही थी। उधर डॉक्टर ने बोला कि कुछ गलत चीज खाने की वजह से हुआ। यही सब सोचकर मनोज अपनी पत्नी शालिनी के पास गए। उनसे पूछा कि मां ने जो रोटी छोड़ी थी वह कहां पर है। शालिनी बोली कि उसे तो घर के बाहर रोड के किनारे रख दिया था। मनोज जी उस रोटी के टुकड़े को लेने गए, पर वो वहां पर नहीं था। हो सकता है कि कोई स्ट्रे डॉग उठा ले गया हो, क्योंकि इनका घर अभी नया नया बना था। काफी सारे काम करवाने भी बचे हुए थे। इसी वजह से घर में कुछ मोरंग रखा हुआ था, जिसे लाल बालू भी बोलते हैं। परिजनों को मोरंग में ही एक पॉलिथीन बैग मिला। उसके अंदर ही वह रोटी का आधा हिस्सा रखा हुआ था। साथ ही एक दवाई की शीशी भी मिली। अब आखिर इसे किसने यहां पर रखा होगा? मनोज ने वापस अपनी पत्नी से बात किया। भोजन तो तुमने ही सबके लिए बनाया था। तुमने कहा कि रोटी का टुकड़ा बाहर रखा था। आज मोरंग में कैसे मिला? शालिनी जवाब देती है कि इसको नहीं पता। डॉक्टर ने ही सासू मां का इलाज सही से नहीं किया। समय रहते आप लोग उनको सही अस्पताल नहीं ले गए, तभी उनका स्वर्गवास हो गया। इसमें इनकी क्या गलती है? रोटी तो सबने खाई, फिर केवल सासू मां की तबीयत कैसे खराब हो सकती है? वैसे शांति देवी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था। उसी तरह ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। खेत में दफन कर देते हैं। मनोज ने कहा कि कब्र की खुदाई करवाकर मां को बाहर निकालेंगे और पोस्टमार्टम करवाएंगे। उसमें पेट दर्द, उल्टी और दस्त का असली कारण पता चल जाएगा। इससे पहले तुम सच सच बता दो। शालिनी कहती है कि इसे कुछ नहीं पता। अगर आप पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं तो जरूर कराइए।
अगर इसने कुछ गलत किया है तो जेल जाने को तैयार है। इसे कोई दिक्कत नहीं। पति पत्नी के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है। मनोज को संदेह था कि शालिनी ने रोटी में कुछ मिलाया था, तभी केवल मां को ही रोटी कड़वी लगी। लेकिन शालिनी इन सब से इनकार कर रही थी। जो जांच करवाना है करवा लो, गलत किया होगा तो जेल जाने को तैयार है। अब अगला दिन 9 अप्रैल आया। मनोज अपने गांव के प्रधान के पास गए। उन्हें भी सभी चीजों की जानकारी थी। अब घर में ही पंचायत बैठती है। गांव के प्रधान, बीडीसी कर्मचारी और मनोज के एक चाचा जी, यह तीनों लोग बहू से बात करते हैं। आज तक कभी सासू मां से कोई बहस नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, कोई दुश्मनी भी नहीं है। फिर ऐसा क्यों करेगी? इन्हीं सब चीजों के बीच इस परिवार में एक लड़का था जो थोड़ा घबरा रहा था। मनोज जी के अनुसार उसका नाम है सतीश। वह चचेरी बहन का बेटा है। उसकी उम्र 18 साल से कम है। चाचा जी के देहांत के बाद उनकी बेटी मायके में ही रहने लगी। उसी का बेटा है सतीश। इसका घर मनोज के घर के सामने था। सतीश ने अपने घर पर बताया कि शालिनी भाभी ने इससे 2 बार खेतों में यूज होने वाली दवाई मंगाई थी, जो फसलों को कीड़े मकोड़े और खरपतवार से बचाने के लिए होता है। वो एक तरह से जहरीला पदार्थ होता है। जिन घरों में खेती बाड़ी होती है, वहां पर ऐसी दवा मंगाना या होना आम बात है। पर रावत परिवार के घर में जैसी घटना हुई, उसमें ऐसी दवा मंगाना, और वह भी शालिनी के द्वारा, यह एक हैरान करने वाली बात थी। वह तो कोई खेती बाड़ी करती नहीं, फिर उसे क्यों चाहिए? सतीश को उसकी फैमिली लेकर पंचायत में आई। अब सतीश सबके सामने बताता है कि भाभी ने 2 बार दवा मंगाई थी। इस पर शालिनी बोली कि वह इसने अपनी नानी को भेजने के लिए मंगाई थी, उनको इसकी जरूरत है। वैसे शालिनी के नानी का घर यहां से केवल 2 किलोमीटर ही दूर था, पैदल भी जा सकते हैं। मनोज ने कहा कि अभी तुम्हारी नानी को लेकर आता हूं, उनसे ही पूछा जाएगा दवा उन्होंने मंगाई या नहीं। इसी बीच गांव के जो प्रधान थे और बाकी सीनियर लोग, इन्होंने थोड़ी समझदारी से काम लिया। शालिनी बार बार अपने बयान बदल रही थी, जिस वजह से इनको भी उन पर डाउट होने लगा, लेकिन वह मान नहीं रही थी। प्रधान जी ने प्यार से उससे बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके पुलिस की कार्रवाई से भी बचा लेंगे। इसी बीच प्रधान जी ने चुपचाप अपने फोन का कैमरा भी ऑन कर लिया। ये वीडियो उसी समय का है। घूंघट में ही शालिनी है। इससे पूछा गया कि किसके कहने पर तुमने वह सब कुछ किया। यह नाम बताती है करण। वही करण जो मनोज की बहन सुनीता का बेटा है। मनोज उसका सगा मामा लगता और शालिनी मामी। इससे पूछा गया कि प्लान कब से कर रही है। कहा कि 1.5-2 महीने से करण और शालिनी की प्लानिंग पूरे परिवार को ही साफ करने की थी, यानी कि नाना नानी थे, मामा, सभी लोग। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब शांति देवी नहीं रही और उनके अंतिम संस्कार के लिए वापस उन्हें घर लाया गया, तब कर्ण भी उनके साथ आया था। यह सुबह तक घर पर ही रहता है, फिर चला गया। कर्ण ने शालिनी को फोन करके बोला कि जो होगा तुम देख लेना, बस इसका नाम नहीं आना चाहिए। पूछताछ के दौरान शालिनी बोली कि बहुत थोड़ा सा ही सासू मां की रोटी में मिलाई थी। सतीश ने कहा था कि भाभी ने इसे 2 बार दवाई मंगाया था। इस पर शालिनी कहती है कि पहली बार 10 दिन पहले मंगाया। उस टाइम लिक्विड दवा थी, उसको चाय में मिलाकर सासू मां को दिए, लेकिन वह चाय पीती नहीं है। उनको एक तय समय पर चाय पीने की आदत थी, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन उन्होंने चाय नहीं पिया, जिस वजह से वह बच गई। दूसरी बार दवा 4 अप्रैल को मंगाया 200 रुपए में। इस बार पाउडर वाली दवा थी। उनके जाने के बाद ससुर जी की बारी थी, उसके बाद पति की। लेकिन शालिनी आखिर भांजे के साथ मिलकर ऐसा क्यों करना चाहती थी? परिवार के सामने ही शालिनी 9 अप्रैल को सब कुछ स्वीकार कर लेती है। 10 अप्रैल को मनोज सीधे काकोरी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पुलिस को सारी चीजें बताई। पुलिस की एक टीम घर पर आती है। मनोज जी की तहरीर पर उन्होंने कर्ण और शालिनी पर BANS 103 का मामला दर्ज कर लिया। यह वाला वीडियो 10 अप्रैल का है। घर पर काफी भीड़ लगी हुई है। महिलाएं घर के बाहर बैठी हैं। कुछ लोग पुलिस के साथ घर के अंदर भी हैं। पुलिस शांति देवी के कमरे की तलाशी ले रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। इन्होंने वह रोटी का टुकड़ा और दवाई की शीशी बरामद कर ली। उनको लैब भेज दिया। इसी बीच ऑफिसर्स ने सतीश से भी बात की। यह शालिनी की तरफ इशारा करके बता भी रहा है कि इन्होंने ही पैसे देकर दवाई लाने को कहा था। शालिनी भी चुपचाप एकांत में घूंघट लगाए बैठी है। DCP के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जा चुका था। एक टीम उन्नाव भी भेजी गई करण से पूछताछ के लिए। पुलिस ने शालिनी को हिरासत में ले लिया। 11 अप्रैल को जिला मजिस्ट्रेट से कब्र की खुदाई के लिए परमिशन ली जाती है। शाम तक कागजी कार्रवाई पूरी की गई और मजदूरों के साथ खेत में कब्र के पास पहुंचे। खुदाई शुरू होती है।
इसी बीच गांव के सैकड़ों लोग भी रोड के आसपास खड़े होकर देख रहे थे। काफी भीड़ जमा हो रही थी। ऑफिशियल्स की निगरानी में करीब 3 घंटे खुदाई चलती है। शांति देवी को 5-6 दिन के बाद बाहर निकाला गया। पहले मनोज और बाकी परिवार से उनकी पहचान कराई, फिर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। 12 अप्रैल को पोस्टमार्टम होता है। इधर शालिनी से भी डिटेल में पुलिस ने पूछताछ शुरू की। करण को भी ढूंढा जा रहा था। उसकी मां सुनीता भी उसे ढूंढ रही थी, ताकि पूछ सके कि तुमने इनकी मां के साथ ऐसा क्यों किया। पुलिस उसकी कॉल हिस्ट्री और लोकेशन भी निकलवाती है। आखिरी बार उसकी लोकेशन कहां दिखी, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए डॉक्टर शांति देवी के लीवर, किडनी और स्टमक को प्रिजर्व करके विसरा जांच के लिए भेज देते हैं। जब कोई जहरीला पदार्थ लिया जाए तो यह सभी ऑर्गन्स ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनकी जांच में केमिकल कंपाउंड का पता चल जाता है। करण रावत 22 से 23 साल का लड़का, मीडिया के अनुसार यह भी 10वीं तक ही पढ़ा है। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। यह इराक में रहकर काम करता था। जब इसके मामाजी मनोज की 4 साल पहले शादी हुई, तब यह शादी में नहीं आ पाया था क्योंकि इराक में था। जनवरी 2026 में यह भारत आता है। जब नानी से मिलने के लिए इब्राहिमगंज आया तो अपने मामा और मामी से मिला। अभी शादी को 4 साल हो गए और 3 साल का बेटा भी है। इसके बावजूद भी करण शालिनी से आकर्षित हुआ। उसी को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए अब अक्सर बार बार नानी के घर पर आने जाने लगा। मामा तो काम के चलते अक्सर घर से बाहर होते, नाना भी बाहर होते। बड़े मामा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, नानी भी अपने कमरे में होती, इसलिए कोई खास दिक्कत नहीं होता। मामी भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं आकर्षित हुई। दोनों हंसी मजाक करने लगे, फोन नंबर एक्सचेंज किया और कॉल पर बातें करने लगे। यह घटना से केवल 2-3 महीने पहले, जनवरी-फरवरी के आसपास की बात है। धीरे धीरे सासू मां शांति देवी नोटिस करती हैं कि बहू घर के कामों में कम ध्यान देने लगी और फोन में ही लगी रहती है और किसी ना किसी से बात करती रहती है। वह भी हंसते हुए पता नहीं किससे इतना बात करती है। कभी कभार अचानक जब मामा जी घर पर आते तो कर्ण को शालिनी के साथ देखते। इससे इनको भी अजीब लगता। बार बार वह घर पर क्यों आता है, वह भी बिना काम के। इससे इनको भी उस पर कुछ संदेह हुआ। इन्होंने कर्ण को चेतावनी देते हुए बोला कि दोबारा घर पर आना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी मां को सब कुछ बता देंगे। इसके बाद कर्ण ने नानी के घर आना बंद कर दिया, लेकिन शालिनी से फोन पर बात होती रहती थी। एक दिन मनोज शालिनी का मोबाइल फोन छीन लेते हैं। वह कॉल पर थी। जब मनोज ने चेक किया तो पाया कि कर्ण से बात कर रही है। इन्होंने फोन को गुस्से में जमीन पर पटक दिया, जिससे फोन टूट जाता है। यह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। किस दिशा में जा रही हो? हमारा घर परिवार है, उन पर ध्यान दो। 3 साल का इनका बेटा है, उसके भविष्य के बारे में सोचो। समाज के लोग क्या कहेंगे? अब क्योंकि घर का ही मामला था, इसलिए मनोज जी इस बात को ज्यादा दूर तक नहीं ले गए। शालिनी भी माफी मांगती है कि अब कभी कर्ण से बात नहीं करेगी। मनोज के एक कजन बहन का बेटा था सतीश, वह भी कर्ण को अच्छे से जानता था। रिश्तेदारी है। जब भी नानी के घर पर कर्ण आता तो पहले उससे ही मिलता। अब इस समय जब शालिनी का मोबाइल फोन मनोज ने तोड़ दिया तो कर्ण उससे कैसे बात करें? फिर कर्ण सतीश के फोन पर कॉल करने लगा। सतीश अपना फोन ले जाकर भाभी को देता। ऐसे फिर से शालिनी और कर्ण एक दूसरे के संपर्क में आ गए। अब बार बार सतीश के घर पर आने से शांति देवी इस पर रोक टोक करने लगी कि बार बार क्यों आते हो, क्या काम है। यह बहू की हरकतों पर भी ध्यान देने लगी, एक एक चीज नोटिस करती। इससे शालिनी को काफी गुस्सा आता। एक दिन इसने कर्ण से बात की, अब क्या किया जाए? ऐसे चलता रहा तो कभी मिल नहीं पाएंगे। अब दोनों कॉल पर ही एक साजिश तैयार करते हैं। एक एक कर पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। उसके बाद दोनों आराम से रहेंगे। फिर रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा। ऊपर से सारी जमीन जायदाद भी इनकी हो जाएगी। लेकिन घटना ऐसे अंजाम देना है जिससे किसी को संदेह ना हो। इन्होंने खेतों में यूज होने वाली दवाई को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की सोची। वैसे कुछ कुछ केमिकल पहले से ही कड़वे होते हैं, तो कुछ को कड़वा किया जाता है जानबूझकर, अगर गलती से किसी के भोजन में आ जाए तो पता चल सके। प्लान के तहत घटना से 10 दिन पहले शालिनी सतीश को भेजकर दवा मंगाती है। सतीश ने पुलिस से कहा कि भाभी ने पैसे दिए कि यह दवा ला दो। इसने दुकान से ला दिए। बाकी इसको कुछ नहीं पता कि वह दवा का क्या करेंगी। ये उनकी साजिश में किसी भी प्रकार से जुड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं। वो दवा लिक्विड में थी, चाय में मिलाकर सासू मां को दिए, लेकिन सासू मां चाय नहीं पीती। प्लान फेल हो गया। दूसरी बार फिर से दवा मंगाया, इस बार पाउडर वाला था।
इस बार शालिनी सोचती है कि थोड़ा थोड़ा करके सासू मां को देगी। अचानक से पूरा दिया और कुछ हो गया तो लोग इस पर संदेह करेंगे कि तुमने ही भोजन में मिलाकर कुछ दिया है। घर में 24 घंटे शांति देवी मौजूद रहती थी, जिस वजह से पहले इनको ही रास्ते से हटाने के लिए चुना। उसके बाद ससुर जी, फिर मनोज, क्योंकि सासू मां की उम्र ज्यादा थी, फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं, अंदर का इम्यून सिस्टम भी उतना प्रभावशाली नहीं था कि किसी बीमारी या किसी केमिकल का सामना करने की क्षमता रख सके। इसीलिए जब पहली बार रोटी में दवा मिलाकर दिया तभी शांति देवी की तबीयत खराब हो जाती है। अब क्योंकि यह सासू मां को लेकर हॉस्पिटल जाएगी नहीं, मनोज ही लेकर जाएंगे, वरना घर की देखभाल कौन करेगा। इसमें भी एक दिक्कत थी कि पल पल की जानकारी कैसे मिलेगी। इसीलिए शालिनी मनोज से कहती है कि कर्ण को बुला लो, उसके पास कार है। कर्ण से ही पल पल की जानकारी शालिनी को मिलती रहती। भोर के 3 से 4 बजे तक इनको वह खबर मिल जाती है जिसका बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि सासू मां ने भोजन करते हुए मनोज को बता दिया था कि रोटी कड़वी लग रही है। अब मनोज ने भी सोचा कि रोटी में ही कुछ मिला हो सकता है। ऊपर से इनको यह भी पता था कि पत्नी और भांजे का अफेयर चल रहा है, उसके लिए यह घटना अंजाम दिया होगा। अफेयर के बारे में मां भी जानती थी और रोक टोक किया करती। प्रधान जी ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा देती है। इसे भी केस डायरी में ऐड करेंगे। काफी अहम सबूत हो सकता है। रोटी में मिले केमिकल कंपाउंड को विसरा में मिले केमिकल कंपाउंड से मैच करके देखेंगे। साथ ही साथ दवाई की शीशी में बची दवा से भी मैच करेंगे, जिससे साबित हो सके कि वही दवा रोटी में मिलाई गई और वही रोटी शांति देवी ने खाई। पुलिस ने शालिनी से पूछताछ के बाद इसे इसके मायके वालों को सौंप दिए थे। वो लोग इसको लेकर बंथरा लाल खेड़ा चले गए। पुलिस ने और भी सबूत इकट्ठा किए। पुख्ता सबूत मिलने के बाद शालिनी को अरेस्ट किया गया। करण को भी पकड़ लिया गया। इनकी कॉल डिटेल्स में भी लंबी लंबी बातों के रिकॉर्ड मिले। इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। पुलिस जल्दी ही चार्जशीट फाइल कर देगी। चचेरी बहन के बेटे सतीश के कहने पर कि भाभी ने दवा मंगाया था। अगर यह बात सामने नहीं आती तो शायद यह केस कभी खुलता नहीं। हालांकि तब भी खुलता, लेकिन थोड़ा टाइम और लग जाता। पर अगर केस खुलता नहीं तो मनोज के पिता की अगली बारी होती, उसके बाद स्वयं इनकी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और गलतियों से बचा जा सके। इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं वह भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।